कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को ये सब टॉपिक तो आता है। जैसे पहला मैं बात कर दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बात क्या करेंगे, पहला स्टार्ट होता है जो पॉइंट चैप्टर होता है, जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पे बात करेंगे इस पे। पॉइंट चैप्टर के बाद अपना आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्कल, ठीक है। ये सर्कल खत्म होने के बाद में फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कोनिक सेक्शन में, है ना। कोनिक सेक्शन, अब कोनिक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर इसमें आपको पढ़ना होता है पैराबोला, ठीक है, और एक होता है इलिप्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होता है अपना इलिप्स के बाद हाइपरबोला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस दोनों को मिलाकर के मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहता है, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, एक या दो, ठीक है। अच्छा, बात अब ये रहा कि सर ये जो पॉइंट चैप्टर है और सर्कल है, इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला के मान के ये 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 इधर से, एक क्वेश्चन इधर से, 4 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ट्रेंड जो चल रहा है अभी का, जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है ये टोटल 5 क्वेश्चन है, तो इसको रिड्यूस करके कम से कम 3 क्वेश्चन देगा, है ना, 3 से 4 मैक्सिमम, 3 से 4, ठीक है। तो करना क्या है, मैं आपको ऐसा बताता हूं कि पॉइंट चैप्टर और स्ट्रेट लाइन हम लोग बहुत तेजी से निकाल देंगे, ताकि आपने ये सब बेसिक पढ़ रखा है, ठीक है। बेसिक आपको आता है लिटिल बिट, हम लोग बेसिक बात करेंगे, जहां पे डाउट होगा पूछ लेना, है ना। सर्कल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद क्या होगा, कोनिक सेक्शन में इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा काम आता है। ये मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता है टेंजेंट नॉर्मल में, टेंजेंट नॉर्मल में मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता है। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसमें मिला करके पूछा जाता है, पर्टिकुलर पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि पहला पॉइंट चैप्टर फिर स्ट्रेट लाइन। मैं ऐसा करूंगा कि पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और चीजों को जल्दी से निकाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है ना, बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन था यहाँ पे चैप्टर के बारे में। चलिए बात करते हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम है भाई पॉइंट, ठीक है, पॉइंट चैप्टर, ठीक है। पॉइंट चैप्टर बेसिक सा बात जो है सर हम लोग जानते हैं, बेसिक बात सर। सबसे पहली बात, दो छोटी छोटी टर्म्स फटाफट करके निपटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। बहुत ही बेसिक बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं सर, एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे माइनस एक्स और ये वाई, और यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कितना प्लस ऑफ एक्स और यहाँ पे माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइंस आपस में प्लेन को 4 पार्ट में बांटते हैं। जो प्लेन का ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। टू कौन सा प्लेन है, 2D प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉप करूं, ठीक है, यानी क्या, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लूं और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लूं। प्रोजेक्शन का मतलब छाया, ठीक है, ध्यान समझना। तो प्रोजेक्शन का क्या मतलब, पता चला कि सर इस पॉइंट का, तो आप देखेंगे जहां पे ये हिट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, और जहां ये y एक्सिस को हिट कर रहा है ये 0, y हो गया। लोगों ने इसको बड़े प्यार से बोल दिया, ये पूरा का पूरा इसको y बोलते हैं, यानी कि जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, कोई भी लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर उसको y बोलते हैं। अच्छा, y को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे pm, है ना, इसका नाम दे दिया pm। pm क्या है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 यहीं पे बात कर लेता हूं। तो सर अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो कितना बता सकते हैं कि इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट बराबर y होता है, और ये बोलते हैं ना द कोऑर्डिनेट ऑफ है ना, y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट कहते हैं ना, y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। इट इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज, है ना, ऐसे लिख देते हैं, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, y। ध्यान रखना अच्छे से, ये कोऑर्डिनेट यानी क्या, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, y। ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे सर ये y आ गया, तो सर इधर क्या लिखूंगा, ये कौन है सर, ये x। तो अगर ये x है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। और इसको पॉइंट नंबर 2 में अगर मैं बोलूं ये एब्सिसा इज इक्वल टू x, ध्यान रखना अच्छे से। और मैं बोल दूं ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y, इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया, और ये जो पॉइंट दे रखा है ये ऑर्डर प्लेट होता है। ये बेसिक बात, सीधा याद रखें, किसी पॉइंट का y जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। कई बार लैंग्वेज में ऐसे ना कि डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट y एक्सिस बोल करके एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट छोटा सा समझ में आ गया, और ये जो पॉइंट हिट कर रहा है वो ओरिजिन है, सब कुछ पता है इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये इंट्रोडक्शन था पॉइंट का। अगला बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए सभी को पता है ये पॉइंट P है, यहाँ पे x, y है।
तो किसी पॉइंट का ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये सभी को पता है, अगर मैं ओपी बोलूं तो सभी को पता है इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सर ये 0 0 है वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, तो मिलता है क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो पता चल रहा है कि अगर आपने इसको पॉइंट बोला तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेट करूंगा, ये जेड है सर, जेड को कैसे लिखते हैं भाई साहब, एक्स प्लस आइटा वाई लिखते हैं, रिलेट कर सकता हूं। तो सर ये ओपी क्या है सर, ये देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर ये कौन, ये मॉड जेड है। थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको ज्यादा और क्लियर रहे ज्योमेट्रिकल पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड, मॉड जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के वे में आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, है ना, तो ये दो पॉइंट की दूरी अगर निकाला जाए तो क्या होगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, दो पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैंने बोला ए और इसको बोल दिया x1 y, है ना, इसको b बोल देता हूं, ये x2 है, ये y2 है, और ये क्या है x1 y1 है। तो सर अगर मैं बीच का दूरी निकालूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ab से रिप्रेजेंट करूंगा, और ab को सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे लिखेंगे, इसको मैं बोलता z1, ठीक है, z1 नहीं बोलता क्योंकि x2 y2 है, इसको z2 बोला, इसको क्या बोलूंगा z1, ठीक है। तो डिस्टेंस माने ab सर, और डिस्टेंस का मतलब सर मॉड होता है, हां बिल्कुल होता है, मॉड में कैसे लिखोगे, z2 z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ab को हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं, और z2 z1 लिखने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस है दो पॉइंट का, और अंडर रूट क्या लिखेंगे आप, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री और इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है सर, इन सब चीजों को समझते हैं। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि ये टॉपिक में कोई डर ना हो, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं सर डिस्टेंस क्वेश्चन तो आ गया, चलो सही है। अब हम यूज कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके इसके एप्लीकेशन को कहां यूज करना है। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आपने डिराइव करा है डिस्टेंस फार्मूला, यानी जो अंडर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को कहां यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है कि जो फार्मूला डिराइव हुआ उस एप्लीकेशन को कहां यूज करना है। तो पहला तो आपको नेचर ऑफ ट्रायंगल या तो फिर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं, जैसे मैं बोल दूं कि 3 पॉइंट दे रखे हैं यहां पे, है ना, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, अच्छे से समझते जाना। तो अगर मैं बोल दूं कि सर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर, तो मैंने इसे लिख दिया कि सर इफ यहां पे बोल रहा हूं ab + bc इक्वल टू ac आ जाए, और ये होगा कि ये दूरी बराबर ये दूरी, करते जाना अच्छी सी चीजों को समझना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दूरी बराबर ये दूरी, दोनों का सम जो आया, यानी क्या दोनों का सम, और ये दूरी के बराबर है, यानी क्या तीनों पॉइंट किस पे हैं, कोलिनियर है, इसका मतलब हुआ देन a, b, c रिप्रेजेंट कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, और कह सकते हैं लाइज ऑन अ सेम लाइन, लाइज ऑन अ सेम लाइन, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, तो सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ढूंढेंगे, मैंने बोला इसको देखिए z1, इसको बोलते हैं z2 और ये बोलते हैं z3, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर ab का मतलब क्या होगा, ab का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ z2 - z1, चलेगा। डिस्टेंस तो ऐसे ही लिखते हैं ना दो पॉइंट के बीच का। अच्छा, अगला क्या लिखूंगा सर, bc, bc ये लिखोगे कितना, z3 - z2 और इक्वल टू क्या लिखोगे सर, z1 - z3, या आप इसको ऐसे लिखो z3 - z1, मॉडुलस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऐसा दिख जाए तो समझ जाना z1, देन यहां पे कह सकते हैं देन z1, z2, z3 आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। तो मैंने क्या करा आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की पैरेलली साथ-साथ में इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूं ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा ज्योमेट्रिकल जो चीजें हैं जो नहीं पढ़ाया है वो धीरे-धीरे करके आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट को कोलिनियर देखना है तो कभी भी AB का सम प्लस BC का सम बराबर AC का सम आ जाए तो समझ 3 पॉइंट कोलिनियर। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिस्टेंस का यूज करा, ऐसे कहीं दिख जाए समझ जाना z1 z2 z3 या कोलिनियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर कोलिनियर के बाद में कुछ और भी होता है क्या, तो कुछ और होने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं सर, मान लो कल्पिटेटिव पॉइंट पर 2 ले रहा हूं, समझ अच्छे से, चलो इसको मैं रख कर लेता हूं, फिर बात करता हूं इसमें, ठीक है, समझ अच्छे से भाई। देखो क्या अगला क्या पॉइंट है ना, ट्रायंगल क्या है ना, नेचर ऑफ ट्रायंगल के बारे में यूज कर सकते हैं, नेचर ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ ट्रायंगल भी बता सकते हैं है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ए बी सी आपको सब पता है, यहाँ पे फटाफट करके जल्दी जल्दी से बकवास नहीं करते हुए दोनों तीनों बराबर हो गए, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस CA का डिस्टेंस बराबर है, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल हो जाएगा, इक्विलेटरल। तो सर एक बात बताओ,
कि मान लीजिए मेरे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो कैसे लिखूंगा, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप बोलोगे ना सर Z2 माइनस Z1, ये दूरी ले लो, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, Z2 माइनस Z1 का मॉड ले लो, है ना, बराबर क्या बोलोगे, दूरी 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 बराबर होनी चाहिए, सब दूरी दूरी बराबर होनी चाहिए, तो कैसे बराबर होगा सर, ये Z3 माइनस Z2 और इज इक्वल टू क्या लिख दोगे भाई, Z1 माइनस सॉरी Z3 माइनस Z1। कभी भी आपको ऐसा दिख जाएगा कि तीनों बराबर है, तो ये क्या है, ये है ट्रायंगल, यानी कौन सा ट्रायंगल, एबीसी के ट्रायंगल के डिस्टेंस यानी उनके बीच का डिस्टेंस बराबर है। हेंस क्या देंगे, क्या कहेंगे, हेंस यहाँ पे कि Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ, है ना, वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखना चाहिए इन चीजों को कि मैंने पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाया, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी डालते जा रहा हूँ साथ साथ में कि सर ये बताइए कि ये तीनों चीजें दे रखे हैं, अगर तीनों बराबर है यानी डिस्टेंस बराबर, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल हुआ, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे बोलेंगे सर, सभी का डिस्टेंस बराबर कर दिया। इस तरह से कहीं भी आपको दिख जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन पॉइंट देखो Z1 Z2 Z3 और तीनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा लिखा हो तो समझ जाना Z1 Z2 Z3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लीजिए इस तरह ऐसा हो गया तो इफ AB, हां इफ AB, है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, सभी को पता होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि राइट एंगल ट्रायंगल को बता रहा है ना, रिप्रेजेंट, है ना, देन ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखूं, सुनना, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, आईटी के क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी के सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव कह रहा हूं, पैसेज में पैराग्राफ में 12 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें एक 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था, तो कैसे था समझना, ट्रायंगल को लेकर के बात चल रहा था, क्या था कि सर अगर मान लीजिए ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखूं, ये लिखूंगा ना सर Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस अब कितना, है ना, यहाँ पे लिखेंगे Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कि मॉडुलस ये चल रहा है, मॉडुलस, है ना, कि किसी भी दो साइड का सम का स्क्वायर, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम, सॉरी दो साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए, इस तरह से दिख जाए आपको, तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, पकड़ पा रही है। साथ में ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रायंगल है यहाँ पे, देन यहाँ पे लिख देंगे देन ट्रायंगल, देन Z1 Z2 Z3 and Z3 are the vertex of इसका राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कैसे सर, वो क्वेश्चन कैसा था, उसी तरह की बात, पहले इसको लिखो। क्या था वो क्वेश्चन, चीजों को समझना, इसने ऐसा पूछा कि भाई आपका फिगर बना, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का बीच का पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। चलो ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, ये दे रखा है -1,1 और ये दे रखा है, हाँ चलेगा, ये दे रखा है 5,1, ध्यान से देखना इसे, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ और ये Z है, ये A पॉइंट है, ये Z है, और ये Z2 है, ये B पॉइंट है, और ये Z3 है, ठीक है, ये C पॉइंट है। तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब आप समझते हैं, इसका क्या मतलब आप समझते हैं, कौन बताएगा। फिर यहाँ पे BC क्या है, कौन बता दे BC कौन, वो मेरे को बता दे कि BC कौन, BC कौन बताएगा कोई। तो C कहाँ है, हाँ ये है, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये BC C है, ये A है, ये B है, ये C है। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो सर। उस फॉर्म में लाना है जो पहले वाला फॉर्म बताया था। नहीं मैं पहले वाला नहीं पूछ रहा, मैंने बोला BC कौन, मैंने आपको एक फोटो दिखा दिया, फोटो देखने के बाद BC कौन, ये बताओ BC है कौन, हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूज है। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि BC इज द हाइपोटेन्यूज, तो आपने सही बोला, क्या ये भी हो सकता है क्या कि BC यहाँ पे डायमीटर सर्कल का, पॉसिबल सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ सर कंफर्म है भाई, होगा। हाँ सर याद है, डायमीटर, हाँ बिल्कुल, डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल पे कहीं भी जाके खड़े हो जाओ सर्कमफ्रेंस के, वो बनने वाला एंगल हमेशा 90 बनेगा, पकड़ भाई बात, यानी क्या अगर वो 90 डिग्री बना दिया, हाँ बिल्कुल अब समझ में आ रहा है। तो फिगर ऐसा था कुछ, तो उसने ऐसा दिया बेटा, देखो क्वेश्चन क्या था, सुनना अच्छे से, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, देखो अच्छे से, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, Z प्लस ऑफ क्या तरीके, यहाँ देखो चलो मैंने लिख दिया Z और यहाँ पे लिख दिया भाई साहब मॉडुलस में, है ना, मॉडुलस
प्लस में क्या लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है, ध्यान समझना, प्लस का स्क्वायर करके लिख रहा है वो z ऑफ माइनस 5 माइनस ऑफ आयोटा, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या आएगा बताओ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली, ऐसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री लेकर के ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, तो खोपड़ा क्या लगाना है यहाँ पे समझना अच्छे से। इसने साफ साफ बोला बच्चा देखो अच्छे से, इसने बोला कि सर ये दे रखा है, ये z को फिक्स करा और इसने ऐसे बोला कि इसका स्क्वायर यानी ये लेंथ का स्क्वायर फिर ये लेंथ का स्क्वायर, तो भाई मेरे को तो पता चल रहा ना, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ का स्क्वायर और ये लेंथ का स्क्वायर का सम मांगा, बराबर किसका लेंथ का स्क्वायर का सम, इसके बराबर ये नहीं है समझ में या। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा, BC का स्क्वायर के बराबर, और BC कौन है सर, BC तो फटाक से लिख दूंगा सर, ये Z3 ये Z2 है, मैं क्या लिखूंगा मॉड में Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, है ना, मैंने उल्टा तो लिखा है, सही लिखा है, यहाँ पे Z3 करो और यहाँ पे कितना है Z2 है, मॉडुलस वो संभाल लेगा, तो Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो सर कुछ नहीं करना है, इसका और इसका डिस्टेंस निकाल देना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन मैंने फिर से बोला, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आइए बात करते हैं, पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन टफ नहीं होता, बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो अलजेब्रिक पार्ट है और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट है, ठीक है, दोनों को सेपरेटली अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी जाके कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अच्छा बनता है, और बेसिकली वो टफ चैप्टर नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है, बच्चा घूम जाता है ओमेगा टू टू डेफिनेटली, फिर साथ में जेड भी आएगा। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया, आपको ये सब पता होगा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, ये ABC दे रखा है, तो आपको पता चल गया कि सर AB है ना, AB = BC है, बट नॉट इक्वल टू कितना है सर, CA, दो साइड तो बराबर है, दो साइड तो बराबर है, लेकिन थर्ड साइड बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, आइसोसेलेस है ना। चलिए पॉइंट नंबर अगला क्या है, स्केलर ट्रायंगल, सभी को पता है ये ABC में स्केलर का क्या होता है भाई, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, स्केलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है, स्केलर ट्रायंगल में भी हमने क्लियर कर लिया, आगे बात करते हैं, ये सब आपको पता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बस स्पीडली थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, सरफेस लेवल पे बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ये हो गया नेचर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात हमने कर ली, अब आते हैं बात करते हैं सर नेचर ऑफ ट्रायंगल को यूज करने के बाद में क्या सर इससे कोई रिलेटेड चीज है जो नेचर ऑफ ट्रायंगल के अलावा भी डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कहीं पे यूज होता है, हां बिल्कुल होता है, एक नाम है उसका है ना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप के बारे में पता करते हैं, ठीक है, आइए बात करते हैं पहले स्लोप क्या है, समझते हैं स्लोप क्या है ना, स्लोप से पहले एक छोटी सी बात आती है ना, स्लोप से पहले छोटी सी बात आती है इंक्लिनेशन, और अभी ये इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन कुछ नहीं है भाई साहब, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से झुकी हुई है, इसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं, हां इंक्लिनेशन क्या मतलब सर, फिर से बोलो, मैंने बोला कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से झुकी हुई है उसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं, दैट इज इंक्लिनेशन, ठीक है सर। पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट नंबर 2 देखो स्लोप क्या है, स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप क्या है, मैंने बोला कि जो लाइन जितने एंगल से इंक्लाइन है उसी एंगल का थीटा ले लो, ठीक है, यानी कि स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन है ना, द tan ऑफ इंक्लिनेशन, द tan ऑफ इंक्लिनेशन, यानी उस इंक्लिनेशन का tan लो, यानी इस इंक्लिनेशन का आगे क्या बैठा तो tan, वो क्या बन जाएगा सर स्लोप। कई बच्चे स्लोप का मतलब थीटा समझते हैं, नहीं स्लोप का मतलब थीटा नहीं होता, स्लोप का मतलब होता है कि उस इंक्लिनेशन का tan लगा होता है, ठीक है, और स्लोप कभी भी आपका एंगल नहीं होता, वो वैल्यू होता है, वैल्यू का मतलब कितने है ना, वैल्यू से वो झुका हुआ है, और वो थीटा अलग अलग बातें हैं, थीटा मतलब कितने लाइन से एंगल से झुका हुआ है, और स्लोप क्या होता है कि कितने वैल्यू पे उस लाइन का स्लोप है, ये पकड़ मारिए। चलिए तो स्लोप ये होता है m = 10 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा स्लोप को कई बार ऐसा ही बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, और ग्रेडियंट को कभी-कभी ये भी बोलते हैं डिवाइडेड dx, तो ये है ना, ये जो चीज है ये कैलकुलस में होते हैं, कैलकुलस में, ठीक है। तो फिलहाल आपने को क्या याद रखना है, स्लोप के मतलब tan थीटा का मतलब m होता है, m का मतलब ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सर इंक्लिनेशन पता चला, लाइन का कितने डिग्री से झुकाव, उस झुकाव का tan स्लोप, ठीक है। चलिए ये भी बात क्लियर है, आगे बढ़ते। तो सर स्लोप आ गया, तो सर आपने ये बताया नहीं कि सर स्लोप किस एंगल हमें किस डिग्री पे लेना, यानी कौन सा डायरेक्शन में स्लोप लेना है सर, एंटी क्लॉकवाइज में, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है सर, कि सर आप ऐसे चले है ना, और यहाँ राइट में जाए, जहाँ पे हिट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे हिट किया राइट में जा, उल्टा घूम जाओ, ये लिखा है। पहले को पता नहीं चलता सर कि ये वाला एंगल कैसा है, ये एंगल मेजर करते, ये नहीं है भाई साहब, मैंने बोला जहाँ पे लाइन हिट करा राइट में जा, घूम जा, ये लिखा है, पकड़ में। तो मैं यहाँ पे देख के कह सकता हूँ कि सर ये जो थीटा होगा, आप देखिए ये 90 यहाँ जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे काट दीजिए, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। तो देखना अच्छे से कि सर ये वाला जो एंगल ले रहा है, तो ये देखना इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, क्रॉस नहीं करता, ये 90 है, तो 90 से क्रॉस नहीं कर पाता एक्यूट एंगल, और यहाँ पे 90 से क्रॉस कर गया तो एब्ट्यूस एंगल,
ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे निकल के आती हैं कि सर अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप कैसा होगा, थीटा 90 डिग्री से छोटा तो स्लोप कैसा होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 तो इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं कि थीटा ग्रेटर देन 90 देन m जो होगा वो नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा भाई साहब। ठीक, पॉइंट नंबर 2 थीटा जो है वो लेस देन 90 है तो m जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दो बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है यहाँ पे समझना, तो हमने क्या करा कि सर किसी लाइन का, अभी हमने क्या देखा, किसी लाइन का जो स्लोप है, ये वाला स्लोप, ये वाला है ना, इस स्लोप अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ गया सर m इक्वल टू tan थीटा, ये इस लाइन का स्लोप है। तो ये किस फॉर्म में सर, ये फॉर्म है एंगल के फॉर्म, यानी एंगल दे रखा है तो स्लोप कितना आएगा। लेकिन क्या होता है कैलकुलेट में, अगर ऐसा हो गया सर दो पॉइंट है, मतलब अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ दो पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, x2 y2 और ये x1 y1, तो ये सर स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए नहीं लिखूंगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए भी, ये कितना आएगा सर m2, मतलब क्या बोलेंगे, किसी को पता है, y2 y2 - y1 x2 - x1 y x2 - तो सर ये कब यूज करना और ये कब यूज करना, ये तब यूज करना जब आपको एंगल दे रखा हो इसका, उस लाइन का जितने डिग्री से झुका हुआ है, और ये कब यूज करना है, ये तब यूज करना जब दो पॉइंट पता हो, जब दो पॉइंट पता हो तब ये यूज करेंगे, और जब लाइन का एंगल पता हो तो ये यूज करेंगे, स्लोप निकालने, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन AB हो गया, ध्यान रखना अच्छे से, जिसको M भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉपी कीजिए भाई इसको भी। ये सब बेसिक बेसिक बात आपको बिल्कुल पता है, बस उसको जल्दी जल्दी से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, बस बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ आपको कॉपी में लिखा हुआ है, बढ़ते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब क्या है सर कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक का नेचर चेक करें, क्या हमने अब तक देख लिया, स्लोप के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, तो अगर स्लोप के बारे में हमने पढ़ लिया तो फटाफट करके देख लेते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, बस कुछ करना नहीं है भाई साहब, सीधा सीधा बात करना, सुनना अच्छे से कि सर नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए, और तो पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक चार पॉइंट से मिलकर बना होता है, चार पॉइंट से मिलकर बना होता है, ये ए, ये बी, और ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट से बना हुआ होता है और उसमें नेचर पता करना है, सर ये क्या क्या बन सकता है, स्क्वायर होगा, क्या होगा, बिंदा होगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि अपने को बेसिकली चार ही पढ़ने है ना, मैक्सिमम चार होता है, और दे रखा होता है यहाँ पे काइट वगैरह भी दे रखे हैं, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं होता। रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर, पैरेललोग्राम है ना, रोम्बस, और आपका एक होता है क्या, तो बता सकते हैं मैंने क्या क्या नाम लिया, स्क्वायर लिया, पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, तो बताइए कौन छूट गया, रेक्टेंगल, हाँ सर्कल क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, तो चार पॉइंट है और रेक्टेंगल यानी मिलाकर के चार पॉइंट पढ़ना है, तो करना क्या होगा, स्टेप क्या है सर इसका, जल्दी जल्दी से फाइंड करने का स्टेप क्या है, बस ध्यान रखना स्टेप 1 क्या करना ना, सीधा करना स्टेप 1, मैंने ये मिड पॉइंट पढ़कर पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन पहले क्या करना, मिड पॉइंट ऑफ चेक, मिड पॉइंट ऑफ एसी, चेक मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, ठीक है, यानी डायगोनल का मिड पॉइंट चेक करें, अगर दोनों कोइंसाइड कर दिया क्या लिख लो, दे कोइंसाइड, दे आर कोइंसाइड, अगर तो दोनों कोइंसाइड कर जाए, समझ जाना, देन देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज, फोर पॉसिबिलिटीज, कौन कौन से चार पॉसिबिलिटी है सर, जल्दी जल्दी से बता दो, देखो जल्दी से, अगर दोनों का मिड पॉइंट कोइंसाइड, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, यानी क्या, पहले आप मिड पॉइंट निकालें, यानी ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट दोनों बराबर आ जाए, तो चार पॉसिबिलिटी निकल गया, और अगर मिड पॉइंट बराबर नहीं हुआ तो सर इन चारों के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये चार पॉइंट निकल गया, अब चार पॉइंट निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर, आपको कुछ नहीं करना, स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बात करो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 अपने को क्या करना है, सुनना अच्छे से, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अपने को ध्यान देना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ याद होगा, स्क्वायर रोम्बस के बारे में, ये सब लेंथ ऑफ डायगोनल, तो यहां पे लिख रहा हूं, दो ही केस हो सकता है सर, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालोगे तो सर हो सकता है इफ AC बराबर BD हो जाए, या तो सर AC बराबर नॉट इक्वल टू BD हो जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। अब अगर बराबर है तो सर जल्दी से बताओ किसके लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर में से, और दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, बहुत ही बढ़िया, एक स्क्वायर में और दूसरा एक रेक्टेंगल में, और मान लीजिए सर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस होगा सर, ठीक है। अब यहाँ तक निकालने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में करना क्या है सर, यहाँ पे देख लो अच्छे से, थर्ड स्टेप में अपने को देखना क्या, बस सीधा सीधा फाइंड कर देना स्लोप, बता रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए, थर्ड स्टेप क्या है सर, स्टेप थर्ड क्या निकालना है सर, स्लोप,
किसका स्लोप ऑफ एसी एंड बीडी, एसी एंड बीडी सुनना अच्छे से, और एसी एंड बीडी का स्लोप अगर निकाल लिया तो सुनना अच्छे से, एक चीज बात करो, ये सब आपको पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि सर एसी का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी इनटू बीडी इज इक्वल टू -1 आएगा, या तो स्लोप ऑफ एसी इनटू बीडी -1 नहीं आएगा। अगर मान लीजिए सर -1 आएगा तो मैं क्या बोलूं, परपेंडिकुलर है दोनों बीच में। परपेंडिकुलर होगा, तो अगर परपेंडिकुलर तो दो बातें हो सकती है, ध्यान समझना, दो बातें कब कब हो सकती हैं, परपेंडिकुलर होगा सर स्लोप यानी डायगोनल का स्लोप परपेंडिकुलर है -1, दूसरा इसका स्क्वायर हो सकता है, दूसरा रोमस हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो सर स्क्वायर कंफर्म हो गया, नहीं है समझ, स्लोप तो -1 है और साथ में डायगोनल का लेंथ भी बराबर है, तो कंफर्म हो गया। लेकिन मान लीजिए सर -1 आने के साथ में AC नॉट इक्वल टू BD है, तो सर ये वाला केस चला जाएगा, सही है। लेंथ ऑफ द डायगोनल इन द रोम्बस इज नॉट इक्वल, पता है सभी को। चलिए -1 नहीं है तो सर दो केसेस होंगे, दो केसेस कौन कौन सा, पैरेललोग्राम है ना, या तो फिर क्या हो सकता है सर रेक्टेंगल होगा। अगर सर मान लीजिए कि सर AC नॉट इक्वल टू BD है, ये तो पैरेललोग्राम लेके चला जाएगा, और AC इक्वल टू BD है, ये लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। पहला काम क्या है, मिड पॉइंट कॉन्स्टेंट हो गया, दूसरा काम क्या है, स्लोप निकाल लेना, सॉरी लेंथ ऑफ द डायगोनल निकाल लेना, थर्ड काम क्या करना है, स्लोप निकालना, देखना कि कौन सा लेंथ, अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर है तो या तो स्क्वायर होगा या तो सर वो रेक्टेंगल होगा, और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट -1 आ गया तो कंफर्म है सर स्क्वायर होगा, क्योंकि उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 डायगोनल में ही होता है, और कौन सा स्क्वायर। चलिए तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये सब अपने पढ़ रखा है, और आगे बात करते हैं। तो ये एप्लीकेशन था डिस्टेंस फार्मूला का, हमने ये सब देख लिया। चलिए अब आपको ये सब पता है कि दो है ना, दो पॉइंट्स का बीच है, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये पता है आपको, एंगल बिटवीन टू लाइन है ना, सभी को पता है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं सुनना अच्छे से, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, या तो ये हो सकता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप देखेंगे तो ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा का फार्मूला होता है क्या, m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, ये सब सभी को पता है। ये दो लाइनों के बीच का एंगल, अच्छा ये जो थीटा निकाला आपने, एक्यूट है ये ऑब्ट्यूज है, एक्यूट एंगल है ये, ऑब्ट्यूज नहीं भाई, समझना दिस इज द एंगल व्हिच इज एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहां से निकालने के बाद केस 1 सभी को पता है कि इफ मैंने बोल दिया m1 m2 बराबर -1, देन लाइंस कैसा होगा, देन L1 परपेंडिकुलर टू L2, सिंपल सी बात है। अगर आपने इसको L1 बोला है और उसको क्या बोला है L2 बोला है, तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। और केस 2 क्या है सर, अगर मान लीजिए कि सर स्लोप बराबर आ जाए तो भवार क्या होगा इसका सर, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। दो बातें ये भी समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब कर रहा हूं इसको भी, तो ये एक्यूट एंगल है, ध्यान रखना, मॉड इसलिए लगा कि एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, ऑब्ट्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो पाई माइनस थीटा कर देंगे, ध्यान रखना इस बात को, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर मॉड क्यों लगाया, एक्यूट की ध्यान रखना। आगे बात कर रहा हूं, चलिए ये दो लाइन के बीच का एंगल हो गया। अब बात करते हैं ना सर, ये चीज तो समझ में आ गया, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ, अभी तक तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बात अब ये होता है कि सर मान लीजिए कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अच्छा सर बात बताओ, ये बात तो आपने बताया कि सर दो लाइन के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एंगल कैसा दिखता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जरा फील करके दिखाओ। तो मैंने ये कहा कि एक बात बता कि मैं तेरे को एक बात पूछना चाहता हूं, यानी सभी लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा रखा आर्गुमेंट, क्योंकि थीटा का वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब थीटा की बात होती है तो आर्गुमेंट आता है। तो मैंने बोल दिया ये ओरिजिन है, तो पता चल गया ओरिजिन है और ये z है, तो कोई मेरे को जल्दी से बता सकता है कि ये एंगल थीटा है, तो बताएगा आर्गुमेंट ऑफ z कितना बताएगा, tan cos theta y by x। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। यानी क्या आर्गुमेंट क्या होता है सर, z का tan इनवर्स थीटा है ना, वो इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स y by x इक्वल टू थीटा। यानी आर्गुमेंट ऑफ z क्या, आर्गुमेंट ऑफ z बेसिकली थीटा होता है। यानी क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, क्या मैं इस ओरिजिन को z बोल सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जल्दी से लिख आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z नॉट, अरे जबकि ओरिजिन है ही नहीं वहां पे, अरे 0 0 को क्या लिखना, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे z नॉट को क्या बैठेंगे 0 0, वो वापस से z ही बचेगा। ये मत क्लिक करना आपको, एक बार फिर से सर, फिर से सर अगर मान लीजिए कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो थीटा होता है, तो मैंने बोला कि सर ये z नॉट तो 0 0 है, तो सर 0 0 में तो लिख सकता हूं ऐसे करके, तो गड़बड़ तो नहीं है ना, अपनी 0 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं z नॉट, क्योंकि मैंने इसका नाम दे रखा है z नॉट, ये सर समझ। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z नॉट, ठीक है।
अच्छा इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब आप क्या करना चाहिए, ये है कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि ये लाइन सेगमेंट ओपी का ये ओपी लाइन सेगमेंट का आर्गुमेंट कहां से, एक्स एक्सिस से कितना है, थीटा है। रिपीट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट लाइन सेगमेंट, किसका लाइन सेगमेंट, जेड जेड नॉट का, यानी क्या ये लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है। कभी भी ना एंगल जो निकलता है वो एंगल ऐसे एक लाइन का नहीं होता, वो किसी लाइन के रिस्पेक्ट में होता, और वो लाइन के रिस्पेक्ट कौन है, जेड नॉट। जेड नॉट कौन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, ये लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट का एंगल थीटा किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। अच्छा मान लीजिए सर इसी चीज को अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, इसी चीज को मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, देखना अच्छे से, इसी चीज को ऐसे दिखाना चाहूँ, बहुत अच्छे से समझना भाई, इसी चीज को मैं ऐसे दिखाना, ये देखना, ये मैंने लिख दिया Z1, ये लिख दिया Z2 और ये लिख दिया Z3, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। कितने लोग बता सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, जल्दी से बताना, आर्गुमेंट ऑफ को बता सकते हैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, Z3 minus Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 लिखा नहीं, है ना, कुछ तो बोलो, yes sir. और क्या लिखूं, कुछ तो बताओ, दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे लिखूं, कोई बताएगा, दो लाइन के बीच का एंगल, देखो दिखाता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखूंगा, Z3 माइनस ऑफ Z1 इक्वल टू थीटा। ये कैसे सर, थोड़ा और अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखा जाए, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखा देखना अच्छे से, ये लिखा Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय कितना, Z3 माइनस ऑफ Z1, है ना, नहीं ऊपर लिख देता हूं, ये बाद में लिखता हूं उसको पहले, ये Z3 माइनस Z1 और ये आ गया Z2 माइनस Z1, तो ये हो गया Z3 माइनस Z1 और ये हो गया Z2 माइनस Z1। अच्छा ये प्रॉपर्टी किसको याद है क्या, ये लॉग वाला प्रॉपर्टी याद है क्या, yes sir. अरे log a माइनस log b log a by b, ठीक है। तो सर बेसिकली ये क्या दिखा क्या रहा है, ये दिखाना ये चाह रहा है कि Z3 और Z1, है ना, इसको दिखाना, Z3 और ये Z1 देखना अच्छे से, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल दिखा रहा है, नहीं आ समझ, रोटेशन थ्योरम पढ़ा था क्या किसी ने, रोटेशन थ्योरम, इसको घुमा दो ऊपर में, Z3 को पाना है, किसको घुमाना है, किसके अबाउट घुमाना है, होप आपको समझ में आया, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। चलिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा बात था, लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा सा, अब आगे क्या बात करना है सुनना अच्छे से। अब अगला जो बात करना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे समझना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा, व्हेन स्लोप m, है ना, when slope m and intercept is equal to c, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो स्लोप m दे रखा हो और इंटरसेप्ट c दे रखा हो, क्या है, इंटरसेप्ट आपको पता ही होता है कि सर ओरिजिन से वो दूरी पकड़ना रही है, दूरी नहीं लेते बेसिकली, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है, दूरी नहीं बोलते, दूरी बोलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सर c क्या है, इंटरसेप्ट है, कि जितने दूरी पे ओरिजिन से काटा है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है, ओरिजिन से, ये बात दूरी नहीं बोल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने हाइट पे काटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, ये अगर नीचे आ जाए तो हाइट नेगेटिव, ठीक है, सी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, और ये एंगल थीटा पे जा रहे हैं, पकड़ पाएगा, तो सभी को पता है सर इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ा था ये चीज, पढ़ा था, y इक्वल टू mx प्लस c, हाँ बिल्कुल सर पढ़ा हमने, जब लाइन का स्लोप m दे रखा हो, m कहां से आया सर, ये देखा थीटा, m इक्वल टू tan थीटा निकल गया, और c क्या सर, इंटरसेप्ट फ्रॉम ओरिजिन, कितना काटा है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप m इंटरसेप्ट इक्वल टू c, चलिए ये समझ में आ गया, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब थोड़ा सा दूसरा क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जल्दी से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या है, दो लाइन है ना, दो पॉइंट से पास करते हुए ना, दो पॉइंट नहीं लेता, वन पॉइंट लेता, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, यानी कि एक पॉइंट से पास करे, किसी एक पॉइंट से पास करे x1 y1 और उसका स्लोप m दे रखा हो, तो कितनों को पता है इसका इक्वेशन आता है y minus y1 इक्वल टू m into x minus x, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सर कब कौन से यूज करना है, स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा तो ये यूज करेंगे, और स्लोप दे करके इंटरसेप्ट दे रखा तो वो यूज करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c,
और ये क्या यूज करना, एक पॉइंट जब देखा, ठीक है। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाने के लिए आपको देखना, अगर इंटरसेक्ट नहीं दे रखा है तो सीधा सीधा आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ये पॉइंट दे रखा है तो सर ऐसे छापूंगा। स्लोप कहां से लाऊंगा, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, थीटा कितने डिग्री से इंक्लाइन है या फिर स्लोप खुद चल के वो बोलेगा, ठीक है। तो ये यूज करना है। अच्छा मान लीजिए सर अगले अगले केस में ऐसा हो जाए कि सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट्स से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हूं, तो ये ए है, हाँ ये बी है, x2 y2, और ये कौन है सर, a x1 y1। तो सर अगर मान लीजिए इससे पास करते हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आपको पता है 2 पॉइंट से पास वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालते हैं क्या मिल जाएगा, समझना अच्छे से। यहाँ से 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप आ गया। अब क्या एक पॉइंट से किसी से भी पास करा देंगे, तो क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, y - y1 n की जगह लिख दो y2 - y1 x2 - x, डिवाइड बाय कितना, सॉरी इनटू कितना भाई साहब, x - x1। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट a एंड b, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर क्या है कि क्वेश्चन लेते हैं, समझना अच्छे से। तो हमने अभी तक बेसिक बात करा है, उस बेसिक के बिहाफ पे कहीं भी आपको डाउट हो आराम से पूछिए। अच्छा लेकिन सर एक मन में सवाल है, मैंने बोला क्या सवाल है सर, मन में ये सवाल है कि सर एक बात बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन का कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, जरा देखिए कितना बता सकते हैं, जो पूछूंगा जल्दी से बताना, बस जो पूछूंगा वो बताना। x² + y² + 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन है, ये है कौन? सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये, यस सर। है ना, जनरल इक्वेशन। अच्छा ये जनरल इक्वेशन। तो अगर मैंने बोल दिया कि मान लेना कि z = x + y, तो तुम बता सकते हैं कि mod z का आंसर क्या है? √x² + y²। बहुत बढ़िया, तो इसको लिख दो √x² + y²। अभी बात बताना स्क्वायरिंग को साइड करो, mod z का स्क्वायर लिख सकते हो x, है ना, x² + y², चलेगा, यस सर। है ना। और इस बात को कितने लोग बताते हैं कि सर ये mod z² जो आता था z * z बार के बराबर हुआ, चेक करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर। ये पढ़ा हुआ है कि z * z बार क्या होता है, mod z का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर बात बताओ, तो स्ट्रेट लाइन में तो सर हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन तो ऐसा होता है ax + by + c = 0, ये तो इस फॉर्म में होता है, बट यहाँ स्क्वायर तो होता नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने बोला कुछ नहीं भाई, सुनो एक चीज को समझदारी से कर रहा हूं, यानी क्या इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, गया एक काम से। यानी कि आपने 0 किसको कराया, अंदर ही अंदर आपने 0 z * z बार को कर दिया है। सर z * z बार क्या कहना चाह रहे हो, अरे ये वो है mod z का स्क्वायर। सर mod z का स्क्वायर कौन था, सर वो है x² + y², यानी इसको आपने 0 कर दिया। हाँ बिल्कुल 0। इसका मतलब बचा क्या सर, पूरा का पूरा ये, यानी क्या बचा 2gx + 2fy + c = 0। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, जल्दी सुनो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कितने लोग बता सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक बात बताना कि सर इसका स्लोप बता सकते हैं क्या, स्लोप। अच्छा जनरल पीस में अपना ax + by + c के फॉर्म में होता है क्या, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, जल्दी बताना। यस सर। हाँ सर ऐसा होता है। कितने लोग बता सकते हैं इसका स्लोप, -b by a। बहुत ही बढ़िया, माइनस b। कितने लोग बता सकते हैं इसका स्लोप, बताओ स्लोप। -2f by 2g। माइनस 2g, 2f by 2g। कितना होगा ना, -b/a। सही लिखा है गलत लिखा, जल्दी से लिख लो। 2f मैंने by यहाँ 2g से ना सर। यहाँ पे यहाँ पे -a/b होगा। स्लोप नहीं आया। अरे ये पढ़ा था y = mx + c, ये कौन है, ये तो स्लोप ही था। अब इसको पूरा लिखोगे तो कैसा दिखेगा, यस सर। है ना। अगर मैं आज की तो ठीक है, समझते जाना। तो इसका स्लोप -a/b, इसका स्लोप कितना, -a, a की जगह ये रहा, b की जगह ये रहा, चिपका दिया। और ये 2 काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -g/a। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब एक सवाल पूछता हूं, मन में समझना, एक एक चीज को समझते चले जाना, थोड़ा सा सीखते चले जाओ। कितना बता सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि z अपना x + i y है, तो z बार क्या होगा, x - i y। मेरे मन में ख्याल है जोड़ दो, यानी z + z बार। जैसे मैंने जोड़ा तो ध्यान से देखना, ये कितना निकल गया, ये कैंसिल आउट 2x आ गया। यानी सर ये 2x जो है, ये 2x अपने आप में जो छुपा हुआ है वो कौन है, मैं दिखा रहा हूं, z * z + z बार। अगर मैं नहीं, अच्छा सर एक बात बताओ, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं क्या, z - z बार, यानी x + i y, है ना, इसी को घटा रहा हूं सब, यहाँ पे घटा रहा हूं z - z बार। यहाँ से देखो घटाने पे क्या आएगा, इसको घटा रहा हूं, ये घट गया। तो सर x कैंसिल आउट, माइनस आइटा यानी आइटा कॉमन हो गया, कितना बचा कोई बता सकता है, क्या -2 आइटा में बचेगा? मैं कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा हूँ, आप बोले तो मैं हटा दूं ये सब,
काफी दिमाग खड़ा नहीं कर रहा हूँ मदद से। z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x होता है, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू -2 आइटा y होता है। तो ध्यान से देखना ये 2y तो सही है सर, 2y तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2y दिख रहा है, लेकिन आइटा कहाँ है सर? मैंने बोला देख इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चलो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे बढ़ना। मैंने इंट्रोड्यूस कराया स्ट्रेट लाइन के बारे में, थोड़ा थोड़ा समझना जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन भी आता है। तो मैंने क्या करा है समझना, इसको लिखा 2 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ g टाइम्स ऑफ 2x और यहाँ पे f टाइम्स ऑफ 2y और प्लस c इक्वल टू 0। मैंने क्या करा कि सर ये तो चल रहा है, ये तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन सर यहाँ गड़बड़ था। मैंने क्या करा, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दिया। तो जैसे आइटा से मल्टीप्लाई करा तो ये लिखा f के टाइम में 2 आइटा y, सही है क्या? और नीचे क्या लिख दिया आइटा, ठीक है, और प्लस में कितना c इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करने के लिए g के अंदर 2x और प्लस में क्या लिखा माइनस, यहाँ पे 1 बाय आइटा पता होना चाहिए कि 1 बाय आइटा होता है माइनस का, है ना, आइटा क्यूब होता है 1 बाय आइटा, आइटा क्यूब। कैसे सर? ये आइटा का पावर है ना 1 को लिख सकते हैं आइटा के पावर 4, कट गया, आंसर कितना आ जाएगा आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब का आंसर कितना था माइनस। मैंने क्या लिखा इसको माइनस, माइनस आइटा टाइम्स ऑफ f और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आइटा y प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। इसमें को दर्द नहीं होना चाहिए। जिस समय आपने ऐसा लिखा तो आपको ये दिख जाएगा। सर एक काम करो समझना चाहिए, इस माइनस को अंदर दे रहा हूँ और प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा देखना, g के अंदर में 2x प्लस ऑफ आइटा f लिखा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस ऑफ 2 आइटा, ठीक है, प्लस में c इक्वल टू 0। अब अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये कौन है, ये है सर z बार, z प्लस z बार, ठीक है, और ये कौन है सर आइटा f रहने दिया, और ये कौन है सर, ये लिखूंगा z माइनस z बार, ठीक है, और प्लस में कितना आ गया c इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया, बस a और g को हटा देना। देखना अच्छे से चीजों को क्या लिखता हूं, देखो अच्छे से, बस z को अलग अलग करो। ये देखो z देगा, ये देखो z, मैंने क्या लिखा सुनना अच्छे से, z को पकड़ने का काम लिखा, लिखा g प्लस आइटा f, लिखा क्या g प्लस आइटा f, ठीक है। अगला लिख रहा हूं, अगला क्या है प्लस में, अगला पकड़ रहा हूं किसको सर, z बार को, यानी z बार को क्या रख रहा हूं यहाँ पे सामने z बार, और अंदर क्या होता है सर g माइनस आइटा f। कैसे सर माइनस आइटा क्यों, आइटा f इधर माइनस आइटा, प्लस कितना सर c इक्वल टू कितना 0। क्या ये स्टेटमेंट है? हां बिल्कुल, अब ये स्टेटमेंट मैं सब मिटाते चले जा रहा हूं, देखते चले जाना। क्या सर ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने एक काम करा, इसको बोला ध्यान से, इसको अगर मैं a बोल रहा हूं तो कितने लोग बता रहे हैं कि ये कौन है, a बार है। हां भाई अगर ये है तो ये कॉन्जुगेट है इसका, इसका मतलब इक्वेशन कैसा दिखा z। अगला लिखो सुनना, z इनटू a, सही है क्या? प्लस में क्या लिखूंगा z बार इनटू a बार प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा दिखता है ऐसा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको मैंने जानकारी दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे मैंने ये सब जानकारी आपको दी है, जरूरी था ये। आगे बात करते हैं। तो ये खत्म होने के बाद में अभी क्वेश्चन करने के ऊपर में वो आते हैं जल्दी से, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको पता चल गया। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट है ना, क्वेश्चन ले रहा हूं, द नंबर्स ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, इंटीग्रल पॉइंट्स है ना। अब इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है, बोथ पॉइंट है ना, बोथ x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर होने चाहिए। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि बोथ x एंड y इंटीजर होने चाहिए, ठीक है सर, ये भी समझ लो। आगे क्या है, एग्जैक्टली द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, एग्जैक्टली द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल which is made by the vertices, लिखता हूं, the vertices क्या क्या दे रखा सुनना अच्छे से। एक तो ओरिजिन ले लिया उसने, है ना, दे रखा है यहाँ पे 0 0 21 0 एंड 0 20। अब क्या सीन क्या समझते हैं, सीन ये है ना सर, इस क्वेश्चन के अंदर सीन ये क्या रचा रहा कि भाई साहब ये जो आपने दिया है पूरा, बोला कि वो द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट यानी x और y का इंटीग्रल पॉइंट बताओ, यानी क्या x और y इंटीजर में बताओ, कितने ऐसे x y इंटीजर में जो इस ट्रायंगल के, इस पॉइंट से ट्रायंगल जो बन रहा है उसके अंदर वाला, यानी क्या सीन क्या है, सीन ये है कि सर एक ट्रायंगल बना देते कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने ट्रायंगल बनाया और ये आपको दिख गया होगा ये ओरिजिन है। सर ये कितना है 21,0, तो यहां ले लेते हैं सर 21,0, ये भी चलेगा, और ये कितना सर 0,21। अब इसको ट्रायंगल बना लेंगे, आपको साथ साथ दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर ये ट्रायंगल। अब क्या है इसका क्या मतलब है, तो उसने ये बोला ना कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बोला कि इसके अंदर कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट है, ये पूरा लेना है सर, ये फ्रैक्शनल है ना, फ्रैक्शनल पॉइंट लेना है, ट्रायंगल इंटीजर लेना है, तो इंटीग्रल पॉइंट लेना है कहां पे लेना है सर, ये वाला भी ले सकता हूं, ये वाला भी ले सकता हूं, ये वाला भी ले सकता हूं, नहीं, उसने बोला है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर, यानी ये सब देखो अच्छे से दिखा देता हूं कितने ट्रायंगल के पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सब जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे इंटीग्रल वाले, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट की बात करूंगा, ऐसे सर डॉट डॉट करने से काम नहीं चलने वाला,
मैंने बोला कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे वो आपको बताने, यानी ये सारे पॉइंट्स तो हैं, ये सारे पॉइंट्स में रैशनल भी हो सकते हैं, इसी सारे पॉइंट्स में इरैशनल भी हो सकते हैं। तो अपने को कौन सा पॉइंट ढूंढ के दिखाना है, केवल और केवल रैशनल या इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, चलिए तो बात कैसे करेंगे सुनना। तो मैंने क्या करा, सुनना, मैंने क्या करा सर, इंटीग्रल पॉइंट लाने के लिए इंटीग्रल को काउंट कर दूं। मैंने बोला देखो सर 0 ही, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3 और ऐसे ये लिखा 4 और ऐसे डॉट डॉट करते 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 ये सिर्फ यहां तक पहुंचा, ये 20 से 20 के बाद 21 पहुंच गया ना सर। तो सारे तो इंटीजर है, आप इंटीजर हो तो इंटीजर आना है अपने को। अब ध्यान दो, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट कैसे करना है, एक चीज को समझना है। मैंने क्या करा कि सर ये जो लाइन है, ये लाइन, ये ऐसे लाइन खींच करो, ये लाइन खींच करो, ये लाइन खींच करो। तो जल्दी से बताना, कोई बता सकता है कि सर ये वाला जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट लिखा है, ये 0,1 है, तो ये 0,2, ये 0,3, ये 0,4 और इस तरह से चल रहा है। तो सर एक बात बताओ कि सर यहां से लेकर के यहां, ये वाला जो, अगर आपने इसको 1 बोला है, अगर आपने इसको 1 बोला है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, वो बता सकता है ये पॉइंट कितना होगा? सर ये y = 1 लाइन है ना, तो सर y तो हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ नहीं समझ नहीं है मैंने क्या बोलते, इंग्लिश में दे सकता है, अरे ये 1 है तो 1 ही रहेगा ना। अब x ढूंढ के लाना है, हाँ x तो ढूंढ के लाना है सर। तो x कैसे ढूंढूं सर? तो मैंने बोला भाई देख x से ऐसे ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे x कैसे आएगा, अचानक से तो x नहीं आ सकता। तो मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया, बोला ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, सही है, दोनों पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ O A B, चलेगा सर। मैंने क्या करा सर, यहाँ पे y तो पता है, x आ जाता, मजा आ जाता। मैंने बोला कि सर देख 2 पॉइंट तेरे को पता है, मैं काम करता हूँ AB का इक्वेशन खींच देता हूँ। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन AB, कितने लोग बता सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं? 2 पॉइंट पता है, जल्दी बताओ। y - y1, यहां से चलो, यहां से y - y1 इक्वल टू स्लोप बोलो y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो क्या इसमें चल दो x 121 - 0 अपॉन कितना होगा 0 - 21। पहले चेक करना है सही लिखा गलत लिखा। सही है सर, सही है, तो जल्दी बताओ उसका स्लोप कितना आएगा, इक्वेशन क्या है? -1। हां स्लोप -1 और यहां पे x - x कितना आ गया 20। तो भावांश का ये वो सर माइनस हो, यानी इक्वेशन क्या बचा, y इक्वल टू कितना जैसे -1 * x - 21 और यहां पे y इक्वल टू कितना आ गया 21 माइनस इंटीग्रेट कर दिया सर, ये वो इक्वेशन है। अच्छा ये इक्वेशन है, हां बोला। तो मैं इसको ऐसे कर दूं सर, ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x इक्वल टू 21 माइनस। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आप हर बार y का वैल्यू रखोगे सर, हर बार y का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहां से निकालना है क्योंकि इसी पे हिट कर रहा हूं। तो जल्दी बताना यहां देख करके x इक्वल टू, हां y इक्वल टू 1 रखा है, तो x कितना है देखो 20। बहुत बढ़िया, ये 20 आ गया। तो बताना जल्दी से, अगर ये समझ में आ रहा है तो कितने लोग बता सकते हैं x का वैल्यू 2 रख रहा हूं, सॉरी y का वैल्यू 2 रख रहा हूं, अगला लाइन कितना वैल्यू तो यहां पे 19। ये y 2 रखा है, x बताओ 90। 19 आएगा 19। हां एक और ले लेते हैं, एक और, ये देखो ये 3 रखा 3 यहां पे, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, अब इसका यहां पे पॉइंट दिखा, बोलो कितना आएगा? 3 रखा 3 81। कितना आएगा? 18। 18 आ गया। चलिए बस इतना काफी। लास्ट वाला तो बता सकता है, यहां पे लास्ट x का वैल्यू कितना रखना बताओ, सॉरी y का वैल्यू 20 रखना, y का वैल्यू 20 रखना, तो x कितना? एक आ गया। लास्ट में कितना आ जाएगा 21, लास्ट में आपने 21 रख दिया, तो यहाँ पे हिट कर रहा है, 21 रखोगे तो x भी 0 दे रखा है। अब बात ऐसा करना है कि बस फिर इनके बीच में ही इंटीग्रल पॉइंट ढूंढ लो, वही ट्रायंगल के अंदर वाला पॉइंट ढूंढ लो। ये लाइन ट्रायंगल के अंदर, सर ये वाला लाइन ट्रायंगल के अंदर, तो सर इसके अंदर भी इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, तो सर अगला वाले भी आएगा। बस अपने को क्या करना है, इंटीग्रल पॉइंट ढूंढना है। ये देखो ये देखो ये देखो सर, ये देखो ये इंटीग्रल पॉइंट है। कैसे पता चल रहा है? मैंने बोला ना भाई x और y दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताना, मैं जो पूछूंगा जल्दी बताना। देखो यहाँ क्या इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा लाइन ट्रायंगल के अंदर है, अगर ये पूरा का पूरा लाइन ट्रायंगल के अंदर है तो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेंगे या हटा देंगे? ये वाला पॉइंट लूं या हटा दूं? हटा देंगे। हटा देंगे, बिल्कुल, बेसिकली इसलिए हटाएंगे क्योंकि सर ये वाला जो लाइन, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ट्रायंगल के साइड्स पे आ जाएगा, उसने बोला इंटीरियर बताओ। अच्छा तो देखो सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको हटा दिया। अब सोचना कैसे, सुनो, सोचने की तरीका बदल, जल्दी से बता। ये x का वैल्यू 0 है क्योंकि y तो हमेशा 1 रहेगा, जो यहाँ y 1 है, यहाँ भी y 1 है, इस लाइन पे y हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और इधर 20 है, 0 और 20 यानी 0 से लेकर के 20 तक में कितने नंबर होते हैं बताओ जल्दी से? 20 लोग होंगे या 21 लोग होंगे, जल्दी
21 20 या 21? 21 होगा या 20 होगा? अरे 0 से 20 तक बताओ भाई, काउंट नहीं कर पा रहे क्या? 21 21 भाई, 21 सही है क्या? हाँ, तो सर 0 से लेकर के 21 तक में, या सॉरी 0 से लेकर के, हाँ ना, 0 से लेकर के 20 तक में 21 लोग थे, तो मैंने 0 और 20 को हटा दिया, तो कितने पॉइंट्स बचे बताओ? 19 पॉइंट नहीं आया। यानी कि इस लाइन पे कितने इंटीग्रल पॉइंट है? 19 इंटीग्रल पॉइंट है। कैसे सर गिन के दिखाओ? मैंने गिन के दिखा दिया, x0 रखा तो 1, 1, 2, 2, 3, सॉरी उल्टा हो गया, 0 है तो 0 के बाद 1, 1, फिर कितना 2, 1, क्योंकि y हर जगह पे 1, फिर कितना का 3, 1, फिर कितना का 4, 1। ये सब कैसे पॉइंट्स है? इंटीग्रल पॉइंट्स है। तो यानी इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है, इस पे इंटीग्रल पॉइंट निकल के आ गया, टोटल 19, यानी इस कॉर्नर पॉइंट को हटा दिया। अच्छा, अगले पॉइंट पे जाओ, सुनना जैसे अब आपने यहाँ पे रखा है 0, 2, देखो जरा पढ़ो जल्दी से, यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पे दे रखा है 19, तो 0 से 19 में कितने लोग? 20 20 में से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेना या हटा देना? हटा देना। हटा देना। तो कितने बचे बताओ? 18 प्लस। अच्छा सर प्लस प्लस क्यों करो? मैंने बोला भाई इतने सारे लाइन आते हैं, प्लस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बताना, थर्ड वाले पॉइंट पे जाओ, ये 3 है, ये 0 के बाद 3 है, बता 0 से लेकर के 18 तक में कितने लोग? 19 सही है। 19 में से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हटा देना, कितने बचे? 17 नहीं आया। और लास्ट में ऐसे धुआं छोड़ता हुआ लास्ट में कितना पॉइंट बचेगा? देखो लास्ट में 1 पॉइंट बचेगा या नहीं बचेगा, देखो ख्याल रखो, ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है और 1 है, तो 0 और 1 को हटा दोगे तो कौन सा पॉइंट बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यानी लास्ट में कितना पॉइंट बचेगा? यहाँ जस्ट इसके पहले 1 पॉइंट बचेगा। तो कितने लोग बता सकते हैं 1 से लेकर के 19 तक का सम? क्या ये एपी है या जीपी है? जल्दी बताओ। एपी। एपी। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लगा दूं, तो 19/2 यस सर। 1 + 19, ठीक है, ये दिख रहा होगा 20 और ये कट गया 10, ठीक है, 190 190 + 10। जल्दी लिखो, जल्दी से। कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूं। और ये क्वेश्चन अभी इस तरह से दिख रहा है, सर्कल में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना चाहिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, ये वाला लाइन का स्ट्रेट लाइन निकाल लो, फिर यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लो, y का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू निकाल दो, और ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स को हटा देना। अच्छा लेकिन सर मान लो, मैं एक सवाल पूछता, सुनना अच्छे से, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट व्हिच इज लाइज ऑन द ट्रायंगल आल्सो इनसाइड द ट्रायंगल, यानी इसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना है, इसको भी कवर करना है, क्या बता पाओगे इस तरह से? यस सर। हाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, सारे पॉइंट्स आंसर आ जाएगा। पहले इंटीरियर निकालूंगा, फिर साइड वाले पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दो बार काउंट होगा। देखना कैसे लिखा हूं, इधर में जोड़ा तो ये काउंट हो गया, इधर में जोड़ा तो ये भी काउंट हो गया, इधर में जोड़ा तो फिर से ये काउंट हो गया, तो वो हटा देना पड़ेगा जरूर। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो। चलिए भाई, तो यहाँ के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। देखना अच्छे से क्या क्या सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है, हम लोग फटाफट लिख के पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है ये ट्रायंगल का सेंटर? पहला तो होता है सेंट्रॉइड, है सेंट्रॉइड जिसको जी से बोलते हैं। दूसरा होता है भाई जो समझना चाहिए, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जिसका नाम दिया बड़े प्यार से ओ, ऐसे तो सी होना चाहिए था लेकिन लोगों ने ओ रखना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है समझना चाहिए। अगला बोल रहा है इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यानी इन सेंटर को ई बोलते हैं ना, आई बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद किसी को याद है एक और सेंटर होता है, कोई बताएगा? पढ़ाएगा? ऑर्थो सेंटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को एच कहते हैं। सभी का फॉर्मूला एक बार में लिख दे रहा हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ए ई ए सी, ठीक है क्या? इसको लिखा x1 y1, इसको लिखा x2 y2, इसको लिखा x3 y3। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है सर? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सॉरी सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है। और ये कौन है सर? ये ए है, ए का ठीक सामने वाला ए लेना है, और ये बी का ठीक सामने वाला बी लेना है, बी। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला सी लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे। चलिए सेंट्रॉइड के बारे में सभी को बताओ, क्या लिखते हैं सर? x1 + x2 + x3 / 3। इधर क्या लिखेंगे? y1 + y2 + y3 / 3।
ये समझ में आया सभी को कि ये पॉइंट क्या होता है? कभी भी किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस देखा तो सेंट्रोइड कैसे निकलता है? ऐसे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये आता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ये होता है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यानी क्या, इस साइड के इस साइड से मीडियन ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर नहीं होता, याद रखना, जैसे परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये सर और सेंट्रोइड का डेफिनेशन हो गया, उसका फॉर्मूला। सर्कम सेंटर का क्या मतलब होता है? सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है, सीधा सीधा याद रखना, ये एक तरीके से ऐसे बोलो, दो डेफिनेशन इसके। पहला डेफिनेशन तो ये कहता है कि ट्रायंगल के साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो और उस बाइसेक्शन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। यानी क्या हुआ, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो जो हिट किया वहां पे वो अपना सर्कम सेंटर है। अनदर डेफिनेशन क्या है कि सर वैसा सर्कल, यानी वैसा सेंटर, वैसा सर्कल का सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करे वर्टेक्स से। तो ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये रेडियस के बराबर है। तो अगर मैंने वो बोला तो देखना OA बराबर OB, यानी क्या डेफिनेशन क्या हो इसका, OA बराबर OB बराबर OC, तीनों को इक्वेट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सर्कम सेंटर का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यानी क्या हुआ कि जो वर्टेक्स का एंगल है उसको बाइसेक्ट करो, जो भी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और इधर से एंगल बाइसेक्ट करो, इनका जो पॉइंट हिट कर रहा है उसको बोलते हैं सेंटर। तो ये सामने वाले हिट पे जहां पे करेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है, याद रखना अच्छे से। अच्छा, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? यानी क्या, सामने वाला वर्टेक्स और उसके सामने वाला साइड से मल्टीप्लाई कर करके जोड़ करके लिख देते हैं। यानी क्या हुआ, इसका मैं लिखना चाहूं तो ax1 by1 सॉरी bx2 प्लस cx3। देखो जरा ax1 दिखा, ax1 bx2 और यहाँ से cx3। ध्यान रखना, जैसे इन सेंटर बच्चे फंस जाते हैं, वो सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं लेकिन एबीसी गड़बड़ा जाता है। लिखने के बाद सामने वाले वर्टेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी सामने वाले साइड से। बाई कितना लिखा सर? a प्लस b प्लस c, ठीक है। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? इन सेंटर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? a/1 b/2 c/3 डिवाइड करके लिखना है a प्लस b प्लस c, ये आ गया इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन सीधा होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। अब एल्टीट्यूड क्या है सर? जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ से 90 डिग्री खींच लो सर, यहाँ से ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, यहाँ 90 डिग्री। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑर्थो सेंटर। आपको पता चल गया यहाँ पे कि डिफरेंस, जिससे कि ये वाला जो लाइन है ना, ये जो वर्टेक्स और ये वाला जो लाइन, अगर ये h निकाला है तो मैंने इसको x, y बोला, देखना जैसे ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है BC पे, यानी ये A है, ये DSC है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो सब देखना जैसे ये वाला लाइन BH इस पे परपेंडिकुलर है AC पे, यानी दो लाइन का स्लोप निकालो, प्रोडक्ट -1 कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। क्या निकाला जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें यूज क्या करना, सुनना अच्छे से, यूज क्या करना, पहला देखना अच्छे से, है ना, स्लोप, इसका स्लोप ऑफ AC AH, हाँ AH बोलना, AH, क्योंकि ये लाइन, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, बड़ी ध्यान रखना, स्लोप ऑफ AH इनटू स्लोप ऑफ BC, है ना, इज इक्वल टू कितना, -1। दूसरा केस क्या करना है, स्लोप एंड साथ में स्लोप ऑफ, है ना, यहां से लिख रहा हूं BH, है ना, इनटू कितना भाई साहब, स्लोप ऑफ किसका सर, AC का, इनटू में AC, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। यानी इन दोनों को यूज करें और x और y का आंसर निकालें। तो ये थोड़ा सा सेंटर के, है ना, ट्रायंगल के सेंटर के बारे में डेफिनेशन था। कहीं किसी तरह का डाउट है पूछा आराम से, देखो अच्छे से। सर एक बार इन सेंटर वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देना। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इन सेंटर वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देना। देखो इन सेंटर का समझना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूजन इसी में देता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है? जो वर्टेक्स पकड़ा है, यानी इन सेंटर का 2 कोऑर्डिनेट होगा ना, एक x और y, तो जो x अगर आप निकालना चाहते हो तो x के जो यहाँ का अगर मान ले x कोऑर्डिनेट पकड़ा आपने, तो इस x कोऑर्डिनेट को पकड़ने के साथ ठीक इसका मल्टीप्लिकेशन सामने वाले साइड के साथ। तो सर मान लो इसको पकड़ा दो, ठीक इसके साथ होगा, इसको पकड़ा दो, ठीक इसके साथ होगा, वही लिखा है ax1 दिख रहा है, ये ax1, फिर कितना bx2, फिर कितना cx3, देखा क्या, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो ये सेंटर के बारे में डेफिनेशन था, इसका ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में। चलिए ये ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब इसमें बेसिक बातें हैं जो मैं फटाफट करके बता देता हूँ आपको, देखना अच्छे से। इसमें होता क्या चीजें, एक छोटा सा रिमार्क लिखा देता हूँ जितनी समझना। रिमार्क क्या है इसका, कि अगर ट्रायंगल यहीं भी लिख हाँ, अपने को ये याद रखना है कि ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल, है ना, इक्विलैटरल।
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ध्यान समझना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ध्यान रखना इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, जो इन सेंटर होगा, ध्यान रखना अगर ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है तो G बराबर O बराबर H बराबर I, चारों एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह पे लाई करेगा सुनना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आपको ऑर्थो सेंटर निकालना हो या इन सेंटर निकालना हो, आप सेंट्रॉइड के बराबर करते हैं तो सभी एक के बराबर होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सुनना अच्छे से। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, ये याद रखना है HGO, यानी क्या है कि सर सेंट्रॉइड जो होता है ना, सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में बांटता है। ये बात तुम्हें याद रखना है, ये दूसरी पॉइंट है जो दिमाग में है, दोनों को याद रखना। रिपीट कर रहा हूं, इक्विलेटरल हो तो सब बराबर, और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड डिवाइड द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1 इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में। कोई डाउट है तो पूछे, ठीक है। एक्सेप्ट इक्विलेटरल, याद रखना एक्सेप्ट इक्विलेटरल क्यों बोला, क्योंकि सभी तो एक ही जगह पे हैं, नहीं है समझ, क्योंकि सर सभी एक ही जगह पे 2:1 का आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इक्विलेटरल यहां पे लिख रहा हूं, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। हां, ध्यान रखना इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखना। चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन फटाफट करके। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, वो भी कैसा, इक्वल एरिया में। ध्यान रखना इस बातों को, छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी से बनता है, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या करता है, ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल एरिया में बांट देता है। तो जो पॉइंट होता है ना, जैसे मैं बोल दूं, समझना अच्छे से कि मान लीजिए एक पॉइंट है और इसको मैंने ज्वाइन करा दिया, और ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया मैं कह रहा हूं, तो समझ जाना ये जो बैठा हुआ पॉइंट है ना, ये समझ जाना किसी भी सेंट्रॉइड का, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पॉइंट था जो ट्रायंगल के 3 टुकड़े करें, टुकड़े करने के बाद में ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा तो जो पॉइंट था जिसने ट्रायंगल को टुकड़े करे और उसके इक्वल एरिया में बांटा, वो पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड, ठीक है। प्रूफ मैं अभी नहीं दे रहा, ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी से जो कॉमन बातें हैं उसको सुन करके आगे निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए, तो ये सेंट्रॉइड के बारे में बात था। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 बनता है, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, और बाकी सारे ट्रायंगल में वो 2:1 नहीं बांटेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, पॉइंट नंबर 3 का लेता हूं कि अगर मान लीजिए सर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ इस तरह से, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना कि जो राइट वर्टेक्स होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है, तो 90 डिग्री पे जो वर्टेक्स होगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और अगर मान लीजिए कि सर ये जो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वो आपका सर्कम सेंटर होगा। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिख रहा हूं, राइट एंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर पाया जाता है, ठीक है, और उसके हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही कहलाता है आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। और मैंने अभी कुछ बताया था कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को बांटने वाला जो पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड होता है, और वो 2:1 में बांटता है किसी भी ट्रायंगल में एक्सेप्ट इक्विलेटरल नहीं है, इसीलिए 2:1 में बांटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिपीट कर दिया मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल पे राइट वर्टेक्स पे ऑर्थो भैया होते हैं, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे सर्कम भैया होते हैं, और इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो सेंट्रॉइड भैया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है भाई। चलिए आप लोग बैठे बैठे इसको प्रैक्टिस कर लो, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं। फाइंड, अरे ट्रायंगल खींच देता हूं, ट्रायंगल खींच दिया, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ट्रायंगल खींच के दे रहा हूं। चलिए आपको बताना है इन सेंटर, जल्दी बताओ इन सेंटर बताओ, आप लोग को ही करना है क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा, आप बताओ इन सेंटर, ट्रायंगल के दिया, इन सेंटर पूछा, साइड्स निकाल लेते हैं। हाँ व्हाटएवर आप जो भी करना है, मेरे को इन सेंटर चाहिए, वांट इन सेंटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देखो मेरी बात सुनो, हाँ अब हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी से देख लो, मैंने बोला ध्यान सुनना, फिर सुन लो, प्रोसीड करेंगे, ऐसे करेंगे
किसी भी ट्रायंगल को अगर वर्टेक्स दे रखा ना तो आपको सबसे पहले उसका साइड निकल के चेक कर लेना, कहीं वो ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं है। अगर वो इक्विलेटरल हुआ तो फटाक से बोल देंगे कि सेंट्रोइड इसका इंसेंटर होगा। अभी इससे पहले मैंने बोला, तो हमने देखा कि ये डिस्टेंस जो निकालोगे करीब से करीब बच्चा इसका डिस्टेंस निकाल के बैठा होगा 2 आएगा, ठीक है। और इसका भी डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूं तो बच्चे आराम से बोल सकते हैं इसका भी 2 आएगा। तो सर इसका भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, अरे ये तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो सर इसका सेंट्रोइड ही इंसेंटर होगा। तो सेंट्रोइड कितना हुआ, जोड़ दो, तो सर 0 + 1 + 2 डिवाइड बाय 3 कॉमा फिर कितना 0 + √3 प्लस कितना 0 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया भाई 1, और ये कितना आ गया भाई √3/3, यानी कितना आ गया सब, ये आ गया √3। नहीं आया समझ में, दिस इज योर इंसेंटर। नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बोल दिया, फारसी में नहीं बोला भाई, हिंदी में बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। चलिए निकालिए इसका ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, मेड बाय द वर्टेक्स, मेड बाय द वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स है ये बताओ, 0 0 3 4, अगला क्या है 4 0, जल्दी से छापिए, बताइए इसका कितना है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन भी बताया था स्लोप का प्रोडक्ट -1, वैसा करके भी निकाल सकते हैं आप, जो मर्जी है ट्राई करें, ठीक है। तब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, आसान और सस्ता, जल्दी से देखें। बन गया क्या, क्या कर रहे हो कुछ तो बताओ, क्वेश्चन क्या तरीका था, 0 0 3 4 4 0। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं, फटाफट करके जल्दी से देख लेते हैं, कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना है। 0 0 दिया सर, फिर कितना दिया सर 4 0 दे दिया उसने, 4,0 यहाँ होगा, फिर कितना दिया सर 3,4, 3 यहाँ है 4 यहाँ, नहीं है समझ में, 3,4 या 4,3 दे रखा है, 3,4 दिया भाई सर, x 3 है तो 3 यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेट, और 4 यहाँ होगा, ठीक है क्या, ये 3,4 मिला दो सर, मिला दो। कितने लोग बता सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं भाई साहब, ये देखो ना, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है, जल्दी बताओ, ये वाला हाइट कितना होगा, यानी ये लेंथ कितना होगा, ये 17 होगा ना, √17, यस सर, √17, ये 4 और ये 25, तो 16, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो स्क्वायर करूंगा तो 16 और ये 17, 16 17 कभी 25 नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो कभी नहीं है, तो ऑर्थो सेंटर इसमें डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो ऑर्थो सेंटर है कौन। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगी जल्दी से बताएं, अगर ये 3,0 है तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, हाँ ना बोलो, सही है गलत है, सही है सही है, अरे ये पॉइंट होता है ना भाई साहब, ये पॉइंट x, y, तो परपेंडिकुलर कौन होता है x, 0, ठीक है। चलिए तो ये 3,0 है, तो ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, है ना, व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से इसी साइड पे ड्रॉन किया गया है, तो ऑर्थो सेंटर कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। एक और तो दिखाओ सर, एक और होना चाहिए, मैंने बोला देख इधर बढ़ा दे इसमें, दिखा क्या, चलो अब जल्दी से बताना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर, अब एक जल्दी सोच के बताना कि इस लाइन पे कौन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है या 3 कांस्टेंट है, अरे मैंने ज्यादा इंग्लिश में बोल दिया, देखो ये x = 1 है, तो ये x = 1 का लाइन है ना भाई साहब, इस पे x = 1 हर जगह होगा 1 1 1 1 1, लेकिन y वेरी करेगा, y देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव 0, फिर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी क्या x = k कांस्टेंट लाइन पे x कांस्टेंट होगा, y वेरी करेगा, तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पे 3 हर जगह, ऑर्थो सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो मिल गया सर, क्या मिला 3, y नहीं पता, तो ऑप्शन से तो देख के काम कर लेंगे, 50% ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, जिसका 3 कोऑर्डिनेट नहीं होगा ऑर्थो सेंटर का फर्स्ट वाला वो गया, और जो दिखेगा 3 वो मेरा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो y टारगेट है अपना निकालना, y कैसे निकालूं, देखो मैं कैसे निकालना, जल्दी जल्दी बताना कि अगर मैं बात करूं सर इसका स्लोप निकालना चाहूं, इसका स्लोप, इसका देखो यहाँ पे
इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो ये वाला स्लोप, लाइन का स्लोप और ये वाला लाइन का स्लोप आपस में कैसा होगा, प्रोडक्ट -1, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है वैसा। तो मैंने लिखा यहाँ पे देखना, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। तो स्लोप ऑफ किसका स्लोप ऑफ सर, स्लोप ऑफ किसका लिखा सुनना चाहिए, स्लोप ऑफ बी एच, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, तो बी और एच, स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी, सही है क्या, इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ बी एच क्या आएगा, देखो सर बी एच y -0 चलेगा, नीचे बोलो 3 -0 ये भी दौड़ेगा। एसी का स्लोप बताया सर, एसी का स्लोप, एसी का y2 - y1 0 - 4 अपन कितना x2 - x1 कितना 4 - 3 इक्वल टू -1। y आ गया सर यहाँ से, y अपन 3 गुना -4 अपन कितना 1 इक्वल टू -1 लिखा गया। तो y का वैल्यू आ गया, ये माइनस माइनस कट गया, आ गया 3/4। तो इसलिए ये ऑर्थो सेंटर में निकल के आ गया। h कितना आ गया सर 3,3/4, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नहीं समझ में आया आराम से पूछे फिर से, अगर डाउट है तो। डाउट है कहीं पे, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। तो आज के बारे में अगर मैं बात करूं, बस छोटा सा 2 टॉपिक बचा हुआ है ना, तो आज के बारे में अगर छोटा सा 2 टॉपिक पर बात करके अगर बात करें तो पॉइंट चैप्टर आज आपका खत्म होता है। कल पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा देख लेंगे, है ना। आपको डीपीपी आज या तो कल मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का और पॉइंट का दोनों का मिल जाएगा इंक्लूड करके। फिर अगला हेडिंग हम लोग को है ना सर्कल पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज मैं छोटा सा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, फटाफट करके देख लेते हैं, देखना अच्छे से, है ना। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, ठीक है, समझना अच्छे से कि 3 पॉइंट अगर दे रखे तो कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि डिस्टेंस एप्लीकेशन से यूज करके कोलिनियरिटी को प्रूव किया जा सकता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो मैं आज क्या कर रहा हूं, पहला मेथड कर दिया बाय डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस कैसा सर, AB + BC = BC, ठीक है सर। दूसरा क्या होगा, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड क्या होगा, स्लोप मेथड से कैसे देखेंगे सर, आपको पता होना चाहिए सर ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है, जिसका मतलब एक लाइन है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ AB जो होगा वो स्लोप ऑफ BC के बराबर होगा, और वही जो स्लोप होगा वो AC के भी बराबर होगा। नहीं है, क्योंकि लाइन तो एक ही है सर, तो इसका स्लोप या फिर इसका स्लोप तो बराबर आना चाहिए। हेंस प्रूव होता है कि सर ये है ना, ऐसा आ गया तो क्या देंगे, देन पॉइंट्स A B C are कोलिनियर, A B C are कोलिनियर। तो मैं फिर से ठीक है, हाँ रिपीट बोलो क्या चाहते हो सर। स्लोप तो पैरेलल लाइंस का भी इक्वल रहेगा ना, फिर से बोलो सर। स्लोप तो पैरेलल लाइंस का भी इक्वल रहता है। हाँ बिल्कुल, तो पैरेलल ही तो है खुद, है ना, कोई भी लाइन खुद में पैरेलल ही होता है, नहीं है, हाँ सर, सही है। आप देखो ना कि ये एक लाइन दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, तो सर ये कैसे कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सीधा सीधी बात करेंगे, इसका स्लोप बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन का स्लोप तो एक ही होता है, अलग अलग तो नहीं हो सकता। चलिए, तो मतलब सिखाने का क्या मतलब है, सिखाने का ये मतलब है कभी भी 3 पॉइंट दे दे, कभी भी 3 पॉइंट दे दे, जैसे कि क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो 3 पॉइंट देने के बाद में आपसे अगर पूछा जाए ना कि सर बताओ कि ये जो पॉइंट दे रखा है ये किसका है, किसका ट्रायंगल का पॉइंट दे रखा है, अभी भी 3 पॉइंट दे दे और बोले कि सर बताओ कि ये किस पॉइंट का ट्रायंगल है, सॉरी कौन से ट्रायंगल का पॉइंट्स है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी दे रखा होगा, तो आपको पहले तीनों पॉइंट का कोलिनियरिटी चेक कर लेना। अगर मान लीजिए तीनों एक ही लाइन पे आ गए हैं तो कभी वो ट्रायंगल नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, हाउ इज पॉसिबल कि ये ट्रायंगल बना दे, नॉट पॉसिबल। उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट को तो रखना ही पड़ेगा, पकड़ के एक पॉइंट को मूव करना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। तो इसका मतलब हुआ कभी भी ट्रायंगल बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाए तो समझिएगा आपके आंखों के सामने धोखा नहीं लगा है। आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि सर जो पॉइंट गिवन है वो कहीं कोलिनियर पॉइंट तो नहीं है, अगर वो कोलिनियर हो गया तो नॉट पॉसिबल कि वो ट्रायंगल बना, ठीक है। तो क्वेश्चन देता हूं फिर से बता ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, क्वेश्चन दे रहा हूं, द पॉइंट्स 0,8/3 और फिर कितना दिया 1,3 एंड 82,30 और then check then which of the following is true, कौन सा सही है, पहला ऑप्शन an obtuse angle triangle, बी ऑप्शन दिया an acute angle triangle, तीसरा ऑप्शन दिया राइट एंगल ट्रायंगल, चौथा ऑप्शन दिया
एन आइसोसेलेस, ठीक है। और डी ऑप्शन के बाद में ई ऑप्शन भी चिंता दिया है, नन ऑफ देम। चलो बताओ कौन सा आ रहा है। तो मैंने अभी भी सिखाया आपको, कभी भी पॉइंट देकर के ट्रायंगल का नेचर पूछ दे तो पहले आप स्लोप जरूर चेक करेंगे तीनों पॉइंट का। अगर तीनों को बराबर हो गए तो भाई साहब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट है ना, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे यानी फ्लैट यानी स्ट्रेट नहीं। जल्दी से चेक करो बताओ। बना गया। करना क्या है, सिंपल सिंपल, मैंने बोला था कभी भी दे दे तो आपको स्लोप निकालो। स्लोप ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी, मैं लिखूंगा y2 माइनस y1। ये सब तो पता ना, वैसे दो पर स्लोप कैसे निकालते हैं। 3 माइनस 8 बटा 3 डिवाइड बाय कितना आ गया 1 माइनस 0, तो ये आ गया भाई 9, और ये कितना आ गया भाई 1 बटा 3, डायरेक्टली लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, तो स्लोप ऑफ बीसी क्या है भाई साहब, यहां लिख लेते हैं। स्लोप बीसी माने 30 माइनस का 3, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे सर, 82 माइनस 1, यानी क्या बचा ये 27 डिवाइड बाय कितना 81, ये 1 बटा 3 बचा। और ये क्या होगा, ये 81, बहुत ही अच्छा चला, इधर लिख देता हूं, यही पे लिखा हूं, ये 27 बटा 81, ये कट गया भाई 1 बटा 3 आ गया, ये दोनों तो बराबर ही आ गए। यानी ये पॉइंट ऐसा लिखा होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये स्लोप बराबर ये स्लोप, यानी पॉइंट्स कैसा हो गया कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर हो गए तो मैं बोल दूंगा नन ऑफ देम। कोई ट्रायंगल बनाएगा तो बनाएगा राइट एंगल इनटू टू कुछ भी, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन जब भी पूछे तो आपको दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि कभी भी ट्रायंगल यानी पॉइंट देकर के आपसे पूछे कि कौन सा ट्रायंगल है तो पहले चेक करूंगा स्लोप, ठीक है। बराबर आया तो मैं बोल दूंगा नन ऑफ देम, अगर है ऑप्शन नहीं तो, अगर बोल देंगे स्ट्रेट लाइन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपके ऊपर, मैं यहाँ पे बता दिया आपके ऊपर कि सर ये सारे के सारे ट्रायंगल के सेंटर के बारे में थे, और मैंने स्लोप के बारे में डिस्कस कर दिया, लाइन भी पढ़ लिया है, पॉइंट का कैसे निकालते हैं, है ना, वो सारा कुछ देख लिया है, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया है। बस लास्ट जो इसका पता हेडिंग वो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फटाफट करके। चलिए लास्ट पॉइंट का जो लास्ट हेडिंग है वो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इधर से आपको सब कुछ पता है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के बीच का एंगल दे रखा हूं, सीधा बता दे रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये थीटा दे रखा है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सभी को पता होगा, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस हाइट होता है, ये हाइट है भाई, ये पी, ये पी है। अगर ये हाइट है तो कितना बता सकते हैं कि यहां से sin थीटा निकाल सकता हूं मैं, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा, t by h, यानी कितना, t by ab, लिखा गया। तो सर एक बात बताना, यहां से अगर मैं बात करूं कि सर sin थीटा इक्वल टू ना एरिया इक्वल टू हाफ बेस हाइट, हाइट कितना है, t कितना है सर, t इक्वल टू ab sin थीटा, ठीक है क्या। तो फाइनली अगर मैं यहां चिपका दूं तो एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल हो गया हाफ बेस, बेस कितना है सर bc, bc इनटू में कितना सर, ये लिखेंगे ना ab sin थीटा, हाइट के बराबर ab sin थीटा। इसका मतलब फाइनली क्या याद क्या रखना सर, वो तो बताओ, ab इक्वल टू लिखा हाफ ab bc, हां bc इनटू sin थीटा। यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और उनके बीच में यानी दो साइड के बीच में अगर एंगल दे रखा है तो इन्हीं का प्रोडक्ट इनटू में sin थीटा, इन्हीं का प्रोडक्ट इनटू sin थीटा इनटू, याद रहेगा। अगर मान लीजिए सर, हां ये पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए सर ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल हो गया, तो इक्विलैटरल का मतलब थीटा की जगह 60 पटकेंगे, तो 60 यहां रख देंगे सर, नहीं है समझ, तो सीधा सीधा क्या जाएगा, इक्विलैटरल मतलब क्या होगा, BC बराबर AC बराबर यहाँ पे AB, तीनों तो बराबर ही है ना। तो इफ ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, सभी को पता होगा, हाफ कितना होगा को बताएगा, √3a²/4, यही होता है क्या, √3 4 इनटू में साइड का स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे, ये साइड है, साइड का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो ये दो बातें आपको ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया, कैसे कैसे एरिया निकालते हैं। तो सर ये तो आपने साइड के ध्यान में बताया, यानी क्या इसका साइड वगैरह बताओ, को राइट एंगल ट्रायंगल का मैं बताऊंगा नहीं, ये सब
पता है आपको कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस साइड होता है, ठीक है। अच्छा तो सर ये तो अपने ट्रायंगल के है साइड के बिहाफ पे बताया, जैसे मान लीजिए कि सर कैलकुलेट में क्वाड्रेंट दे देगा तो एरिया कैसे है, वो भी आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा है। x1 y1 x2 x3 c कितना है x3 y3, एरिया क्या होता है सभी को पता है ना। हाफ खींचूंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा x1 x2 x3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1 ठीक है। ये पहला पॉइंट। अगर मान लीजिए कि सर ABC इफ A B C आर कोलिनियर है, अगर ये तीनों कोलिनियर हो गए तो लाइन तो ऐसा दिखेगा। अब ये लाइन ऐसा दिखेगा तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या आ जाएगा 0। देन यूज देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। और क्या हुआ, डब्बा, डब्बा कौन है सर, क्या लिख रहे हो, डब्बा कौन है x1 x2 x3, यहाँ पे कितना y1 y2 y3 और यहाँ क्या 1 1 इज इक्वल टू कितना 0। आपको ये यूज करना है तब जब ट्रायंगल का यानी क्या पॉइंट्स कैसे हो जाए कोलिनियर हो, ठीक है, उनके बीच का एरिया क्या आ जाएगा 0। तो ये भी एक कंडीशन है कि सर किसी भी पॉइंट्स को कोलिनिटी शो करने के लिए, ये भी एक तरीका है। तो उनके बीच का जो एरिया होगा तीनों पॉइंट्स 0, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हो गया, आगे बात करते हैं। लेकिन सर एक बात बताना, ये तो सर है ना 3 तरह से दिखा है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर मैं एरिया निकालूं तो ऐसा निकलता है, ठीक है। मान लीजिए सर कि इस तरह का फॉर्म हो जाए तो एन साइड का पॉलीगन है ना, ये कौन सा है सर, है ना ये ट्रायंगल है तो 3 साइड का पॉलीगन है। मान लीजिए सर एन साइडेड पॉलीगन तो एरिया कैसे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब चीजों को समझना अच्छे से, ठीक है। ये ए बी सी डी ई है ना। तो अगर मैं एरिया इसका निकालूं चाहूँ तो आप कुछ नहीं करेंगे, हाफ लिखेंगे, सारा रूट लगाएंगे। कैसे सारा रूट होता है मैं लिख दूंगा, समझना क्या लिखेंगे, ये x1 y1 ये कितना x2 y2 ये कितना x3 y3 और ये कितना सर x4 y4, ऐसे कौन चलेगा भाई, ये चलेगा पूरा। तो मैं लिख देता हूँ, लिखना क्या कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, लास्ट तक लिख लिया। मान लीजिए यहाँ तक xn है तो जस्ट xn खत्म होने के बाद में बस इसको वापस लिख देना, ये x1 भर देना उसी से जिससे स्टार्ट किया उससे कवर अप। फिर क्या लिखना है y1 y2 डॉट डॉट कितना y वापस से y, और आपको क्या करना है दिस इनटू दिस, कैसे चलना सुनो मेरी बात, इसको मल्टीप्लाई करना है और जैसे मल्टीप्लाई करो तो बीच में लगा देना माइनस, फिर कितना दिस इनटू दिस, फिर कैसे चलना बीच में प्लस दिस इनटू दिस फिर दिस इनटू दिस। मैं यहाँ बस हिंट देता हूँ, हिंट 1/2 लिखा, चीजों को समझते चले जाना। मैंने क्या लिखा, चलो मैं ये नीचे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे समझना चीजों को समझना कैसे लिखेंगे सर, बस एक छोटा सा समझना 1/2 ये कितना है x1 और उधर से कितना सॉरी x2 है x2 y1 माइनस उधर क्या लिखेंगे x1 y2 x1 y2 फिर कितना आएगा सर माइनस x2 y2 माइनस x2 y2 फिर कितना आएगा प्लस, फिर क्या लिखूंगा x2 और यहाँ पे y3 x2 y3 माइनस अब कितना आएगा सर ये x3 y2 ऐसे सोन चलता रहेगा, ये एरिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है कि सर अब मान लीजिए कि सर आगे का जो हेडिंग है, जैसे मान लीजिए कि सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो ये समय पर नहीं पढ़ा रहा, ये सब आपको आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ सब आता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ना, हाफ AB sin थीटा इस तरह करके उसको निकालते हैं T1 T2 पे और टर्म में। अच्छा उसके बाद क्या रोम्बस का एरिया हाफ इनटू D1 D2 डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से मैंने पॉइंट्स को बता रखा है। मैंने थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया चीजों को, बस आपके दिमाग में वो सब चीजें थोड़ा सा याद करा दिया कि ये सब चीजें ऐसे ऐसे होती है। आप अगर मान लीजिए डीपीपी मिलता है तो आपके पास नोट्स पढ़ा हुआ होगा, उसको अच्छे से सॉर्ट करना, अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद जो डीपीपी मिला उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, अगले क्लास में अगर मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।